Midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. Do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, to the Constitution of ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance के द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची मैं हृदय हरि वाजपेयी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अभी जो आपने क्लिप देखी वो थे हमारे देश के अपॉइंट हुए प्राइम मिनिस्टर्स। आजादी के बाद हमारे देश भारत ने 1947 से अब तक कुल 14 प्राइम मिनिस्टर देखे हैं, जिसमें से सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने अभी तक का सबसे लॉन्गेस्ट टर्म भी सर्व किया है। और साल 2014 में अपॉइंट हुए थे नरेंद्र मोदी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो कि अभी तक हमारे इस देश को सर्व कर रहे हैं। तो अब जैसा कि आप सबको पता ही है कि रिसेंटली हमारे देश में लोकसभा इलेक्शन हेल्ड हुए थे, जिसके परिणाम भी घोषित हो चुके हैं और एज अ रिजल्ट हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ही चुना गया है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ बहुत ही जरूरी क्या, क्यों और कैसे फिगर आउट करने वाले हैं। जैसे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर कैसे अपॉइंट किए जाते हैं, राज्यसभा के मेंबर्स को कैसे चुना जाता है, वोटिंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद इलेक्शन कमीशन का आगे क्या काम होता है और ईवीएम से वोट कैसे गिने जाते हैं। इन सभी सवालों के जवाब हम जानेंगे इस वीडियो में, तो इस वीडियो के एंड तक जरूर से बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ही बात करते हैं कि भारत में प्राइम मिनिस्टर को आखिर कैसे अपॉइंट किया जाता है। तो जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि इंडियन पार्लियामेंट के दो हाउसेस हैं, अपर हाउस यानी राज्यसभा और लोअर हाउस यानी लोकसभा। अब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कैसे चुने जाते हैं उससे पहले लोकसभा और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के बारे में समझ लेते हैं, इससे चीजें आसानी से समझ में आएंगी। तो इंडिया की लोकसभा में है टोटल 543 सीट्स, जिसमें बैठने वाले एमपीज यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हम हर 5 साल में एक बार होने वाले जनरल इलेक्शन या लोकसभा इलेक्शन में इन्हें चुनते हैं। तो रिसेंट में जो अभी इलेक्शन हुए हैं उसमें जिन लोगों ने भी वोट दिया है वो इसी प्रोसेस के लिए ही दिया है। लोकसभा इलेक्शन के पर्पस के लिए इंडिया के हर स्टेट को पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड किया जाता है, मतलब हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोकसभा में एक एमपी जाता है। तो ये जो आप वोट देते हो वो अपने पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से अपने एमपी को वोट देते हो। अब सेंट्रल में सरकार बनाने के लिए लोकसभा में जो सीट्स है उसका आधा, मतलब 543 सीट्स का हाफ यानी 272 सीट्स का ये जो मैजिक नंबर है ना, इसे क्रॉस करना होता है, जैसा कि हमने साल 2014 और 2019 में देखा था। अब जो भी पार्टी या गठबंधन ये मैजिक नंबर क्रॉस कर लेती है, उनके चुने गए एमपीज आपस में चर्चा करके प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट का नाम प्रेसिडेंट को भेजते हैं। फिर प्रेसिडेंट उस कैंडिडेट को प्राइम मिनिस्टर की शपथ दिलाते हैं और इस तरह भारत के प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है। तो अभी तक आपने देखा कि कैसे किसी पार्टी या गठबंधन के एमपीज मिलकर अपने प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट को चुनते हैं और प्रेसिडेंट उन्हें अपॉइंट करते हैं। अब हम समझेंगे कि राज्यसभा के मेंबर्स को कैसे अपॉइंट किया जाता है। तो राज्यसभा में होती है टोटल 245 सीट्स, जो भारत के सारे स्टेट्स और यूटीज को रिप्रेजेंट करते हैं। इनमें भी 12 सीट ऐसी होती है जो प्रेसिडेंट आर्ट्स, स्पोर्ट्स, साइंस एटसेट्रा की फील्ड से डायरेक्टली अपॉइंट करते हैं। राज्यसभा के मेंबर्स का इलेक्टेड टर्म 6 साल का होता है और हर 2 साल में 1/3 मेंबर्स रिटायर होते हैं और नए मेंबर्स को मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली यानी एमएलए इनडायरेक्टली ओपन बैलेट से एक सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के सिस्टम से अपॉइंट करते हैं। वोटिंग प्रोसेस के दौरान हर एमएलए बैलेट पेपर पर उनके प्रेफरेंसेस को लिखते हैं और जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा फर्स्ट प्रेफरेंस वोट मिलते हैं उन्हें इलेक्ट किया जाता है। इन केस विनिंग कैंडिडेट को सरप्लस वोट आते हैं तो वो वोट सेकंड प्रेफरेंस को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और जनरल नॉलेज के लिए भी आपको इलेक्शन कमीशन के बारे में कुछ बातें तो पता ही होनी चाहिए। जैसे भारत में सारे इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ही है, जिसे एस्टेब्लिश किया गया था 1950 में और इसकी सारी पावर दी गई है आर्टिकल 324 में। और भारत के सबसे पहले इलेक्शन कमिश्नर थे सुकुमार सेन। पहले ना इलेक्शन कमिश्नर सिंगल बॉडी मेंबर हुआ करती थी, मतलब सिर्फ एक ही इलेक्शन कमिश्नर थे, बट फिर 1989 में अमेंडमेंट किया गया और इसे मल्टी मेंबर बॉडी बनाया गया। अब इसमें कितने
मेंबर होंगे ये प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं, बट एट प्रेजेंट इसमें 3 मेंबर्स हैं। पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर जो 6 साल का फिक्स टर्म सर्व करते हैं। अब इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन तो कंडक्ट करवा लिया, अब वो आगे के काम करती है। तो भारत के हर स्टेट से इलेक्शन कंडक्ट करवाने के बाद इलेक्शन कमीशन वोट काउंट करने का काम शुरू करती है। तो काउंटिंग वाले दिन सुबह 5 बजे रैंडमली काउंटिंग स्टाफ को चुना जाता है और 8 बजे से काउंटिंग का प्रोसेस शुरू कर दिया जाता है। अब ईवीएम से वोट काउंट करना बहुत इजी प्रोसेस है। तो ईवीएम के 3 यूनिट होते हैं। आप वोट डालते हो बैलेट यूनिट में जो कनेक्टेड होता है कंट्रोल यूनिट से, और वीवीपैट मशीन जो स्लिप जनरेट होती है उससे आप क्रॉस चेक करते हैं कि जिसको आपने वोट दिया है वोट उसी को गया है कि नहीं। अब काउंटिंग के दिन सारा काम होता है कंट्रोल यूनिट का, जिसको अपने केस से अलग किया जाता है, सील को चेक किया जाता है और बाकी सारी चीजें भी वेरीफाई की जाती हैं। ये पूरी जांचें करने के बाद ही काउंटिंग का प्रोसेस शुरू किया जाता है। फिर काउंटिंग टेबल पर काउंटिंग सुपरवाइजर बैठता है और कैंडिडेट के एजेंट्स भी बैठते हैं। इस पूरे प्रोसेस का वीडियोग्राफ भी किया जाता है। वोटिंग स्लिप्स और वीवीपैट को वेरीफाई किया जाता है। ईवीएम स्लिप्स के साथ साथ पोस्टल बैलेट को भी काउंट किया जाता है और एक राउंड पूरा होने पर रिजल्ट पर सुपरवाइजर साइन करके अनाउंस करते हैं और आखिर में कंट्रोल यूनिट पर रिजल्ट का बटन दबाया जाता है और रिजल्ट निकल कर आ जाते हैं। लेकिन इन केस किसी भी कैंडिडेट या उसके एजेंट को कोई भी डाउट होता है तो वो रिटर्निंग ऑफिसर को लिखित में एक या उस पोलिंग स्टेशन के सारे वीवीपैट से स्लिप को काउंट करने की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं और जैसे ही पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है तब रिटर्निंग ऑफिसर फॉर्मली रिजल्ट डिक्लेयर कर देते हैं। और अब हम बात करते हैं अपने आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, वो ये कि तब क्या होता है जब कोई भी पार्टी मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पाती। इन केसेस को हंग पार्लियामेंट कहते हैं। चलिए इसको भी समझते हैं। अब सेंट्रल में सरकार बनाने के लिए चाहिए 543 सीट्स में से 272 सीट्स, ये तो आपको पता ही होगा, राइट। अब सेंट्रल में गवर्नमेंट सिंगल पार्टी के थ्रू भी बना सकते हैं या फिर कोalition या अलायंस के थ्रू भी बना सकते हैं। अब भैया ये क्या होता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। जब भी कोई पार्टी मेजोरिटी हासिल नहीं कर पाती तब 2 या 2 से ज्यादा पार्टीज आपस में मिलकर गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं। इन्हें हम कोalition गवर्नमेंट कहते हैं और ये यूजुअली इलेक्शन रिजल्ट अनाउंस होने के बाद फॉर्मुलेट की जाती है। वहीं अलायंस जो होती है वो एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप होती है। 2 या 2 से ज्यादा पार्टीज आपस में समझौता करके फॉर्मुलेट करते हैं और इलेक्शन लड़ते हैं अपनी जीत के चांसेस को बढ़ाने के लिए। उदाहरण के तौर पे एनडीए अलायंस, यूपीए अलायंस और अभी रिसेंट में फॉर्म हुई इंडिया अलायंस। तो अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पर, वो ये कि जब कोई भी पार्टी मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पाती तो प्राइम मिनिस्टर को कैसे अपॉइंट किया जाता है। यहाँ पर प्रेसिडेंट अपने डिस्क्रिप्शन से लार्जेस्ट पार्टी के लीडर को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर देते हैं। अब ऐसे कैसे अपॉइंट कर देते हैं, वो ऐसे कि उनको एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम दिया जाता है ताकि जिसमें वो अपनी मेजोरिटी को प्रूव कर सकें। अगर वो पार्टी गठबंधन के थ्रू अपनी मेजोरिटी को प्रूव कर पाते हैं तो वो सेंट्रल में अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं। तो भैया ये थी आज की वीडियो। अब ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ वीडियो को शेयर से जरूर करना और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलना। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।